जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ नियम का रिवीजन करेंगे। आरपीएफ नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए और इससे जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है कि क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है। ये सारे डिमांड आप लोगों के थे, इसलिए यह रिवीजन वीडियो आपके लिए आरपीएफ रूल का लेकर के आया हूँ। 2 भागों में रहेगा, एक भाग में आधा और एक भाग में आधा। तो चलिए आज के पहले पार्ट 1 में हम लोग रूल 1 से लेकर के रूल 147 तक देखेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट जो भी रूल हैं उन सारे चीज़ों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में जिससे सवाल पूछे जाएंगे। आप लोगों को अगर यह मेरी मेहनत अच्छी लगती है और वीडियो अच्छा लगता है, किसी भी प्रकार से आपको यह सहयोग कर रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जीतने में मैं आपका थोड़ा सा सहयोग कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आरपीएफ रूल 1987 इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक ओवरव्यू देख ले तो इसमें कुल चैप्टर कितने हैं? कुल चैप्टर 21 हैं और कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और कुल नियम कितने हैं? तो 280 नियम हैं। 280 नियमों को हम लोग देखेंगे, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अनुसूची में देख ले जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है लेकिन मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यह भी सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा इंग्लिश को यहाँ पर तवज्जो दीजिएगा। तवज्जो इसलिए क्योंकि आपके जो सवाल सेट होंगे वो इंग्लिश में होंगे और उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो हिंदी में थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ आ सकती हैं, लेकिन इंग्लिश वाले सवाल को ही मान्य माना जाएगा। अगर किसी सवाल के उत्तर में डाउट होता है तो यह है कि अंग्रेजी में जो सवाल छपा है उस सवाल को ही सही मान करके कमिटी देखेगी। तो अनुसूची 1 सबसे पहले देखें तो अनुसूची 1 आपके लिए शेड्यूल जो है 1 ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ऑफिस एंड डेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें कांस्टेबल टू डीजी तक का जो है रैंक इसमें बताया गया है कि कौन किस रैंक का होगा और उसको किस नाम से जाना जाएगा। दूसरे में है आपको अनुसूची 2 शेड्यूल 2 में है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। मतलब जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे बल के, उनका क्या प्रशासनिक शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। वहीं अनुसूची 3 में आप देखेंगे तो वहाँ पर है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड देयर पावर्स। मतलब उनकी अनुशासनिक जो है क्या अथॉरिटी है और उसकी क्या शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुसूची 4 में अगर देखें तो अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस के बारे में बताया गया है कि कौन किसको अपॉइंट कर सकता है और कौन प्रमोशन में किसके कमेटी में कौन रहेगा। इसके बाद आइए तो अनुसूची 5 देख लें। तो अनुसूची 5 में जो है जुडिशियल पावर ऑफ सिक्योरिटी कोर्ट, जो सुरक्षा न्यायालय का गठन होता है उसके क्या क्या पावर हैं, न्यायिक शक्तियाँ उसकी क्या है, उसके बारे में बताया गया है। अनुसूची 8 से एक सवाल आपके लिए ज़रूर रहेगा, बैजेज ऑफ रैंक के बारे में उसमें बताया गया है कि किस रैंक में कौन सा बैज पहना जाता है, मतलब कौन सा चिन्ह पहना जाता है। जैसे पूछा गया था कि आईजी जो है वो क्या बैच ग्रहण करता है, तो इसी प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस बार जो मैं बता दूं आपको बैजेज वाले में आपसे यह सवाल एक्सपेक्टेड है कि एडीजी जो है वो अपने कौन से बैज लगाते हैं। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वीवीआई हो गया एक सवाल जो आपके एग्ज़ाम में दिख सकता है। चलते हैं अगले सवाल, अगले चीज़ पर। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम है और कौन कौन से अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं सबसे पहला जो है, जो इसमें महत्वपूर्ण अध्यायों को ही मैंने लिया है जो एकदम वीवीआई है, जहाँ से सवाल आपके बनेंगे भी और आपके सवाल सारे इसमें से ही आने चाहिए। सबसे पहले चैप्टर 2 को देख लें। अध्याय 2 में दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम करता है और उसका क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, दैट इज़ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। किसके? तो शक्ति और उत्तरदायित्व इसमें सुपीरियर ऑफिसर, सबॉर्डिनेट ऑफिसर और बाकी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, इन सभी लोगों का बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आपका हो गया चैप्टर नंबर 11 डिसिप्लिन एंड कंडक्ट। डिसिप्लिन एंड कंडक्ट के बारे में जो है बताया गया है। वहीं यहाँ जो है चैप्टर 12 में आपको बताया गया है डिसिप्लिनरी एंड पीनल पनिशमेंट के बारे में। तो चैप्टर 11 और चैप्टर 12
यहाँ से सवाल एकदम श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इसके बाद देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया चैप्टर 13 में आपका अपील एंड रिवीजन के बारे में बताया गया है कि अगर आपको किसी प्रकार का पीनल पनिशमेंट या पनिशमेंट इम्पोज्ड किया जाता है तो फिर उसका आप कहाँ अपील करेंगे और अपील के बाद रिवीजन कैसे होगा उसका। आपका चैप्टर नंबर 14 सवाल यहाँ से आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से आपके सवाल ज़रूर आएंगे। इसके बाद चैप्टर 15 में भी आपका सवाल आने के हैं। रिवार्ड एंड अवार्ड जो हम लोगों को दिया जाता है समय समय पर आप अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है। एंड चैप्टर नंबर 16 से भी आपको सवाल होंगे। एड टू सिविल पावर, मतलब कि अगर किसी प्रकार से भीड़ का होता है उसका नियंत्रण कैसे करते हैं और कैसे हम न्याय सिविल शक्ति जो है उसके सिविल शक्तियों का सहायता लेते हैं या उनको सहायता करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपको देखिए इम्पॉर्टेंट जो भी चैप्टर थे कितने, चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 ओ आ रहा है, देखिए आप ऐसे याद रखिए। चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, चैप्टर 4 पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चैप्टर 11 डिसिप्लिन एंड कंडक्ट, 12 डिसिप्लिनरी एंड पिनल पनिशमेंट, 13 अपील एंड रिवीजन, 14 इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन और 15 रिवार्ड एंड अवार्ड एंड 16 एड टू सिविल पावर। मतलब 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इंपॉर्टेंट हो गए। अब आते हैं महत्वपूर्ण नियम के बारे में देख लें। तो पहला नियम तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है, ये बहुत ही आसान है, सबको पता होगा। दूसरा आपको परिभाषा याद करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी, डेफिनेशंस कहाँ क्या है, तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बना रखे हैं। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि क्या कुछ परिभाषा है। तो ए में आपको, ए में एक्ट्स है, एक्ट है, बी में अकाउंटमेंट्स है, साज सज्जा, सी में बटालियन, डी में पीसीएससी, ई में क्लोज अरेस्ट, एफ में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसके बाद देखिए जी में आपको जो एफ जी इंपॉर्टेंट नहीं है, एच में डायरेक्टिव के बारे में बताया गया है, आई में डिवीज़न, जे में डीएससी, एल में ओपन अरेस्ट, एम में पोस्ट, पी में आपको सेक्शन, आर में सिक्योरिटी कोर्ट, एस में सुपीरियर ऑफिसर एंड टी में जोनल रेलवेज। तो इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आप याद रखिए, ऊपर से देखते चलते हैं। ए में एक्ट, ए और ए सिंपल हो गया। बी में अकाउंट्समेंट, ये याद रखिए, साज सज्जा। सी में आपको सी का उल्टा कर दीजिए, सी जहाँ सी है वहाँ बी आ जाएगा, मतलब बटालियन। इसके बाद डी, आपको डी और जे एक साथ याद रखना है। डीजे शब्द आपने सुना होगा, डीजे पे डिस्को, तो तमंचे पे डीजे, ये सारा चीज़ आप डीजे याद रखिए। डी में आपको क्या है, डी में सबसे बड़ा कौन होता है, पीसीएससी होता है। तो डी पहले आ गया तो पहले पीसीएससी आ गया, और जे बाद में आया तो बाद में डीएससी आ गया। मतलब डीजे जैसे याद होगा आपको तो पीसीएससी और आपको डीएससी के बारे में याद हो जाएगा। इसके बाद आपको ईएल छुट्टी होता है, इमरजेंसी लीव, ईएल याद रखिए एक कोड। इसमें भी क्या है, ई पहले आता है तो पहले सी आता है यहाँ पर। तो ई में क्या है, क्लोज अरेस्ट, बंद गिरफ्तारी के बारे में है। एल में क्या है, ओपन अरेस्ट के बारे में है। तो आप क्लोज अरेस्ट, ओपन अरेस्ट एक साथ याद रखिए ईएल से। वहीं आप डीजे को याद रखिए पीएसपी, सीएससी और डीएससी से। अब देखिए आप एक चीज़ देखिए, एफआर हम लोग करते हैं ना, एफआरटी डालते हैं या एफआर डालते हैं, फाइनल रिपोर्ट, उससे याद रखिए। तो एफ में हो गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर में आपका हो गया सिक्योरिटी कोर्ट के बारे में। दोनों एक तरीके का चीज़ है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और सिक्योरिटी कोर्ट, उसको एक बार याद रखिए, एफआर सबमिट करिए, फाइनल रिपोर्ट। उसके बाद देखिए एमपी याद रखिए आप, एमपी मतलब एम में क्या है, पी से पोस्ट हो गया, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं एमपी। तो एमपी से आपको एम में पोस्ट है। वहीं आप पुलिस स्टेशन पीएस लिखते हैं, आपका एड्रेस में लिखते हैं पीओ पीएस। तो पीएस में, पी में क्या है, सेक्शन के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आपको ये आसानी से याद हो गया होगा। इसके बाद पीएस के बाद आप यहाँ पर एस, एस से याद रख सकते हैं, जैसे स्टेशन सुपरिटेंडेंट होता है एसएस, तो एक एस में क्या है, सुपीरियर ऑफिसर, और टी में आपको लास्ट में जोनल रेलवेज के बारे में बताया है। तो आसानी से अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा। चलते हैं आगे। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है, रूल नंबर 7, जिसमें आरपीएसएफ के बारे में बताया गया है। बहुत जगहों पर आपको इसके क्लॉजेस के बारे में, कहाँ पीसीएससी, कहाँ
कमांडेंट के बारे में, कहाँ एडुटेंट के बारे में है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जिक्र नहीं करना है। सीधा सा बात है, रूल 7 में आपको रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आरपीएसएफ के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं, रूल 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल है, सीसीबी सेंट्रल क्राइम ब्यूरो के बारे में बताया गया है। आप ये मत भूलिए, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीबी, तो सीसीबी का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो। बहुत सारे लोग इसको जो है बहुत मिस्टेकनली इसको गलती करते हैं, इस कारण से आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। आगे चलेंगे अब रूल 9 में। रूल 9 में आपको क्या बताया गया है, ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर फॉर पुलिस डॉग्स, सिर्फ डॉग्स याद रखिए, रूल 9 में डॉग्स के बारे में बताया गया है। रूल 10 में आपको सेंट्रल वेपन स्टोर के बारे में बताया गया है। कमेंट करके बताइएगा कि आरपीएफ का सेंट्रल वेपन स्टोर जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है रूल 13। रूल 13 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब जो आपके प्रशिक्षण संस्थान है, तो दो तरह के प्रशिक्षण संस्थान होते हैं आरपीएफ में। एक तो आपको एकेडमी है जो कि 13 के 1 में उसके बारे में बताया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी। ये कहाँ पर है, ये तो लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है, लखनऊ में अवस्थित है, जगजीवन राम आरपीएफ ट्रेनिंग एकेडमी। एंड जो जोनल लेवल पर एक ट्रेनिंग होता है, जैसे ईस्टर्न रेल का कचरापाड़ा है, तो जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 13 के 4 में इसको बताया गया है। तो इस तरीके से आपको सब क्लॉज वही याद करने हैं जो आपसे थोड़ा सा रिलेटेड है और इट मे बी यूज्ड इन फ्यूचर। जब आप ऑफिसर बन जाएं तो उस समय आप इसको यूज़ कर पाए, उस तरीके से ही आपको ये याद रखना है। तो जैसे 13 में आसानी से याद हो गया होगा आपको, 13 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, 13 के 1 में आपको एकेडमी के बारे में बताया गया और 13 के 4 में जोनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं रूल 14। रूल 14 में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ जोनल रेलवे, मतलब एक जोनल रेलवे पर उसका ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हमारा कैसा है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें भी आपको क्लॉजेज थोड़ा सा की पॉइंट्स के साथ याद रख सकते हैं। 14 का 1, 14 का 2, 14 का 3 और 14 के 3 तक है। तो आइए देखते हैं इसमें की पॉइंट से कैसे याद रखें। सबसे पहला 14 का 1 क्या कहता है, कहता है अ यूनिट ऑफ द फोर्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईच जोनल रेलवे इंक्लूडिंग रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर रेलवे एरियाज सर्व्ड बाय दैट जोनल रेलवे। मतलब एक जोनल रेल को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या है, ईच जोनल रेलवे में इस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पर रखा जाएगा। और वहीं आप 14 के 2 में देखेंगे तो हेड ऑफ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो जोनल लेवल पर हेड ऑफ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होगा वो होंगे पीसीएससी, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। आप ये प्रिंसिपल वर्ड देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल वर्ड 2018 में ऐड किया गया है। तो 2018 में प्रिंसिपल सभी के आगे लग गया है, जो भी डिपार्टमेंट हेड है उनके आगे प्रिंसिपल वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब आपसे एक सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आरपीएफ के किस रूल में यह बताया गया है कि जोनल लेवल पर जो हेडक्वार्टर है वो जोनल लेवल पर जो हमारा मालिक होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड पीसीएससी होगा, ये कहाँ बताया गया है। तो रूल 14 के क्लॉज 2 में। तो देखिए क्लॉजेज जहाँ इंपॉर्टेंट है उसे याद रखिए। आइए देखते हैं तीसरा 14 के 3 में पीसीएससी शैल बी असिस्ट एट हिज हेडक्वार्टर बाय सच नंबर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एंड इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। मतलब जितने प्रकार की उसको आवश्यकता है, जैसे डीजी को अपने ऑफिस में आवश्यकता है लोगों की, वैसे पीसीएससी को भी अपने ऑफिस को चलाने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उन सब चीज़ों को लेकर के वो काम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। तो ये जोनल लेवल पर सेटअप हो गया आपको रूल 14 में। आइए इसके बाद रूल 15 में आपको जोनल लेवल को छोड़ेंगे तो जोनल के बाद डिवीजन लेवल उससे नीचे आता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इन द डिवीज़न के बारे में बताया गया। बस इतना ही जानिए। वैसे डिवीज़न लेवल के सेटअप के बारे में मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे के एग्ज़ामों में भी पूछा जाए तो वहाँ हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन सीधा सा बात है, अगर 14 में जोनल के बारे में है तो 15 में डिवीज़न के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं 16 में है ब्रांचेज ऑफ द फोर्स ऑन अ जोनल रेलवे। मतलब कि जोनल रेलवे के स्तर पर कितने तरह के ब्रांच होंगे, शाखाएं कौन कौन सी काम करेंगी। सिंपल सवाल। और इसमें क्या है कि अभी जोनल लेवल पर सिर्फ एक ही ब्रांच काम करती है, वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसको कार्यकारी शाखा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। इसके बाद 16 का 3 और 4 को ओमिट कर दिया गया है। 16 के 3, 4 में क्या था, एक में आपको फायर के बारे में बताया गया था और एक में आपको
प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया गया, इसको अब रखना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हट गया उसके बारे में चर्चा होता नहीं है, जो आपके पास है उसके बारे में चर्चा होता है। तो अब हम लोग एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में जान लिए। तो अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में किस में दिया है, स्पेशली रूल 17 में एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो कार्यकारी शाखा है वो कैसे काम करेगी, उन सब चीज़ों के बारे में रूल 17 में बताया गया है। तो ये रूल 17 के क्लॉज 1 में ये बताया गया कि 5 विंग्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो हैं 5 विंग होंगे। कौन कौन से विंग होंगे, पहला होगा स्टैटिक विंग, दूसरा होगा मोबाइल विंग, तीसरा क्राइम विंग, फोर्थ स्पेशल विंग एंड फिफ्थ स्टोर विंग। तो ये पांचों चीज़ों के बारे में आपको 17 के 1 में बताया गया है। अब इन पांचों चीज़ों का काम क्या क्या है इस डिपार्टमेंट में, उसके लिए बताया गया आपको। स्टैटिक विंग के बारे में 17 के क्लॉज 2 में बताया गया, मोबाइल विंग के बारे में 17 के 3, क्राइम के बारे में 17 के 4 में, और स्पेशल विंग का 17 से 5 में, एंड स्टोर विंग जो है वो 17 के 6 में बताया गया है। तो इस तरीके के क्लॉजेस को आपको याद रखने हैं, ये आज निहायत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण वो है रूल 20, सबको पता है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के बारे में बताया गया है। इसमें 20 के 1 में यह बताया गया है कि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का सेटअप होगा कहाँ कहाँ पर, एक तो डीजी ऑफिस, दूसरा पीसीएससी एंड थर्ड वन डीएससी ऑफिस में होगा। तो इसको जानना जरूरी है। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि किस नियम के तहत या किस नियम में यह वर्णित किया गया है कि जो कंट्रोल रूम है वो तीनों स्तर पे काम करेगा, डीजी और पीसीएससी और डिवीजन लेवल पर। तो वो हो जाएगा 20 के क्लॉज 1 में बताया गया है। आइए देखते हैं रूल 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स, सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स। रूल 21 को याद रखना है तो आप रूल 21 को जोड़िए आरपीएफ एक्ट 8 से और आपको आसानी से याद हो जाएगा। आरपीएफ एक्ट 8 इज इक्वल टू आरपीएफ रूल 21 सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स। और ये कहा गया है सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस बार हमारे लिए यह बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये एग्ज़ाम के मद्देनज़र आप वीवीआई नोट कर लीजिएगा, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है और एक्सपेक्टेड है कि सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स वेस्टेड इन किस में निहित है। और ऑप्शन अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही आपको लगाना है। अगर ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, डायरेक्टर जनरल है, तो डायरेक्टर जनरल टिक करिएगा। और अगर डायरेक्टर जनरल ऑप्शन में है और इनमें से कोई नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल के टेस्ट में ये एक बहुत ही बड़ा मिथ होता है कि आपको वही सवाल के आंसर टिक करने हैं जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे करेक्ट हों। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके इन सब सवालों को हल करिएगा। तो रूल 21 में आपको सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद रूल 25 में बताया गया, इंपॉर्टेंट आपके लिए, जनरल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर ऑफिसर के बारे में बताया गया है। फिर आपके लिए 25, 26, 27 और 28, 29, 30 तक एक साथ याद रखिए, एक एक ग्रुप में याद रखिए। जैसे 25 से 30 इंपॉर्टेंट है, यहाँ 20-21 आपने पढ़ लिया। इसके बाद 25 से 30 तक, 25 में आपको जनरल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसका है, सुपीरियर ऑफिसर। रूल 26 में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर जनरल कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑन द रेलवेज। मतलब डायरेक्टर जनरल के उत्तरदायित्व के बारे में तो बताया गया है, लेकिन किस कंसर्न में बताया गया है, कंसर्न है सिक्योरिटी ऑफ रेलवेज में। वहीं रूल 27 में भी डायरेक्टर जनरल के ही पावर को बताया गया है, लेकिन कौन से पावर को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बताया गया। मतलब सबसे पहले सुपीरियर ऑफिसर का पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सबसे ऊपर हमारे डीजी साहब हैं, तो डीजी साहब के सबसे पहले बताया गया क्या, सिक्योरिटी ऑफ रेलवेज के बारे में बताया गया। उसके बाद रूल 27 में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द डायरेक्टर जनरल के बारे में बताया गया। और वहीं रूल 28 में आपको क्या है, डायरेक्टिव जो निकालते हैं डीजी साहब उनका शक्ति दिया गया। और रूल 29 में क्या हुआ, पावर ऑफ अदर सुपीरियर ऑफिसर टू इशू ऑर्डर। तो आप देखते होंगे कि डिवीज़न या पीसीएससी लेवल पर जो है एक ऑफिस ऑर्डर आ जाता है, कभी भी आएगा, कहेगा एक ऑफिस ऑर्डर आ गया, छुट्टी बंद है। तो इस तरह का जो ऑफिस ऑर्डर निकलता है, जो भी चीज़ है, वो रूल 29 के शक्ति का प्रयोग करके जो है अदर सुपीरियर ऑफिसर्स निकालते हैं उसको। और रूल 30 बहुत ही हरफन मौला मजिस्ट्रियल पावर के बारे में बताया गया। इसमें मजिस्ट्रेट की शक्ति किसको है, तो मजिस्ट्रेट की शक्ति उन्हीं में हो जाएगी, वो सुपीरियर ऑफिसर जिनको कि 7 साल से
ऊपर का सर्विस हो गया है उन्हीं को। अगर हम एक्चुअल में देखें तो अपने फोर्स में 7 साल से ज़्यादा सर्विस करने वाला डीएससी से ऊपर रैंक होता है और आसानी से उसको जो है क्या है मजिस्ट्रियल पावर मिलता है। मजिस्ट्रियल पावर का उपयोग कब होता है ये ज़रूर बताइएगा कि मजिस्ट्रियल पावर का प्रयोग जो है सुपीरियर ऑफिसर किस कंडीशन में करते हैं, मतलब कौन सा चीज़ होता है जहाँ पर कि उनको मजिस्ट्रियल पावर यूज़ करना होता है। चलिए इसके बाद आप याद रखेंगे 35 और 39 को एक साथ याद रखेंगे। 35 और 39 35 में आपको क्या है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीसीएससी जोनल रेलवे में, वहीं 39 में क्या है आपको पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएससी के बारे में। जैसे वहाँ डीजे याद रखे थे वैसे यहाँ 35 39 याद रखिए, सीधा सा बात है, सिंपल सा चीज़, क्लिक होना चाहिए, एग्ज़ाम निकलना चाहिए। इसके बाद 40 41 और 42 याद रखेंगे। तो 40 में सबसे पहले देखिए क्या है, 40 में दिया हुआ है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द डिवीज़न, मतलब 39 में डीएससी के बारे में बताया गया है, 40 में क्या है डिवीज़न का कोई अदर सुपीरियर ऑफिसर है या सबॉर्डिनेट ऑफिसर है तो उसकी क्या पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में बताया गया है। वहीं रूल 41 में आइएगा तो ये जनरल पावर एंड फंक्शन ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताता है। मतलब इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कहाँ डिफाइन है कमेंट करके बताइएगा। आरपीएफ एक्ट में, आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताती है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और जो रूल 41 है वो इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के पावर और फंक्शंस के बारे में बताता है। अब दो तरह के पावर दिए गए हैं इसमें। सबसे पहले 41 का एक में प्राइमरी फंक्शंस, जो कहाँ से जुड़ता है, प्राइमरी फंक्शंस वही है जो आरपीएफ एक्ट की धारा 11 में वर्णित है। तो धारा 11 जो आरपीएफ एक्ट की है वहाँ पर जो फंक्शंस बताए गए हैं, जो ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है, वही प्राइमरी फंक्शंस में यहाँ पर 41 रूल में काम करना है। और 41 के 2 में अदर फंक्शंस बताया गया है। इसके बहुत सारे क्लॉजेज हैं, उस क्लॉजेज को उतना ज़्यादा याद नहीं करना है। एक क्लॉज आप 5 का याद कर सकते हैं कि 5 में रजिस्टर टू एंड टेकअप इंक्वायरी अंडर आरपीयूपी एक्ट के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है रूल 42 रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स, कहाँ कहाँ पर बल सदस्यों को डिप्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये सवाल आप इसको इस नियम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स वीडियो पहले से है, उस वीडियो को वहाँ जा करके ज़रूर देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है और कहाँ कहाँ पर ड्यूटी लगाई जा सकती है। कमेंट करके आप बताइएगा कि जो रेलवे कॉलोनीज़ में पानी टंकी है तो क्या वहाँ पर आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट की जाती है, क्या इस रूल 42 के तहत रेस्ट्रिक्शन किया गया है या नहीं किया गया है, यस और नो में जवाब दीजिएगा। तो इस तरीके से रूल 41 में आपको इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के जनरल पावर फंक्शन के बारे में बताया गया और वहीं 42 में क्या हुआ कि कहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। वहीं 43 44 को याद रखेंगे आप आरपीएफ एक्ट से जोड़ के। रूल 43 जो है वो आरपीएफ एक्ट के सेक्शन 14 से जुड़ता है जिसमें प्रोसीजर ऑन अरेस्ट, मतलब अरेस्ट के बाद जो है क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या करना है उसके बारे में बताया गया। वहीं रूल 44 जो है वो सेक्शन 13 आरपीएफ एक्ट से जुड़ता है जहाँ सर्च के बारे में बताया गया है। जैसे आरपीएफ एक्ट 13 में बिना वारंट तलाशी के बारे में बताया गया है 13 में, तो यहाँ पर भी आरपीएफ रूल 44 में सर्च तलाशी के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से 44 तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं वो रूल 49। सवाल यहाँ से छपेंगे ही छपेंगे आपसे। और रूल 49 में क्या है प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है और 49 के 1 में आपको जो है डायरेक्ट कैसे आएंगे, डायरेक्ट पोस्ट सब इंस्पेक्टर का कैसे भर्ती होगा उसके बारे में बताया गया है। वहीं 49 के 2 में आपको ये बताया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स के बारे में बताया गया है। तो अपने फोर्स में 3 रैंक है जो कि डायरेक्ट आते हैं, एक कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक एएससी। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के बारे में बताया गया है। जो एएससी हैं वो यूपीएससी के एलाइड सर्विस से आते हैं, एलाइड सर्विस से। आइए देखते हैं रूल 55 में। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। सुपीरियर ऑफिसर का रिक्रूटमेंट और प्रमोशन कैसे होगा, अगर आप इस रूल 55 को पढ़ेंगे तो उसी में यह बताया गया है कि यूपीएससी के थ्रू जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है। अब जो लोग सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए कांस्टेबल, एएससी और सब इंस्पेक्टर या कोई भी तीनों सेलेक्ट हुए, तो उनको कितने साल तक परिवीक्षा में रखा जाता है। तो रूल 57 बताता है प्रोबेशन के बारे में, परिवीक्षा के बारे में। एवरी मेंबर ऑन अपॉइंटमेंट, जो भी मेंबर अपॉइंट होगा
टू द फोर्स, इस फोर्स में आइदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती, या फिर प्रमोशन शैल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का प्रोबेशन होता है। वैसे आसान सवाल है, पूछा नहीं जाना चाहिए, सभी को पता है। चलिए तो अब 3 और धाराएं हैं, इसको एक साथ याद रखिए, 3 नियम को, नियम 62, नियम 64 और नियम 66 को। नियम 62 में आपको स्पेशल कोर्स, विशेष पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। वहीं नियम 64 में आपको प्रमोशन कोर्स, जिसका कि नाम अब बदल दिया गया है, 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, उसका काम नाम हो गया है ओरिएंटेशन कोर्स कर दिया गया है। तो ओरिएंटेशन कोर्स आपको पूछा जा सकता है, जहां विवाद वहीं पर है बनता सवाल, तो इसलिए यहाँ से सवाल आपके लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है रूल 66, जिसमें रिफ्रेशर कोर्स के बारे में बताया गया है। रिफ्रेशर कोर्स जो कि आपको नियमित समय पर जो है, टाइम इंटरवल पर आपको रिफ्रेशर कोर्स में भेजा जाता है। तो ये 3 तो कोर्सेज आप एक बार में देख लिए। इसके बाद 70, 71 और 72 को एक साथ याद रखिए। रूल 70 में आपको क्या है, प्रोसीजर फॉर प्रमोशन ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। सिंपल प्रमोशन, एक टाइम बीइंग सर्विस के बाद जो प्रमोशन होता है, तो उसके बाद जो प्रमोशन मिलता है वो रूल 70 के तहत मिलता है। और रूल 71 में क्या है, गाइडलाइन फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी फॉर होल्डिंग सिलेक्शन अंडर रूल 70। जो रूल 70 के तहत होगा उसके लिए जो डीपीसी का गठन किया जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, तो वो रूल 70 के अंदर जो होगा उसके लिए डीपीसी का गठन रूल 71 और उसके गाइडलाइन के बारे में बताया गया है कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का आपको सर्विस बुक रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। और हर फॉर्मूला सवाल जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, रूल 72, और जो मेरा सबसे बड़ा टारगेट है, गाइडलाइन फॉर होल्डिंग लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशंस के बारे में बताया गया है। ये 70, 71, 72 एक साथ याद रखिए, 62, 64, 66 एक साथ याद रखिए। देखिए ग्रुप है, एक बंच ऑफ ग्रुप बना रहे हैं जिससे कि आप आराम से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। 73 आपको प्रमोशन फॉर आउटस्टैंडिंग पर्सनल, मतलब इसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी कहा जाता है। अगर पूछ ले आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के बारे में जिक्र कहा है तो 73 रूल में जिक्र है। वहीं अब आप डेपुटेशन के बारे में हम लोग देख लें तो 2 धारा है, 76 और 77। ये डेपुटेशन से संबंधित हम याद रखेंगे। एक क्या हुआ, डेपुटेशन ऑफ ऑफिसर्स टू दी फोर्स, मतलब इस फोर्स में डेपुटेशन पर अगर कोई ऑफिसर आ जाता है वो। एंड 77 में क्या है, डेपुटेशन ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स टू अदर डिपार्टमेंट, मतलब आरपीएफ से कहीं अदर डिपार्टमेंट, एमईए, सीबीआई, ठीक है, एनसीबी, फलाना फलाना जो भी डिपार्टमेंट है, अगर यहाँ से लोग जाता है तो वो 77 और यहाँ आता है तो वो 76 हो गया। तो बहुत ही देखिए आपको आसानी से ट्रिक और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें देता हूं मैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जनरल आपके नौकरी में भी ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं टकराया गया और उस समय आपको ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। इसके बाद आप फोर्स को छोड़ करके किस कंडीशन में जा सकते हैं। फोर्स को छोड़ने का 3 ही कंडीशन है, एक तो आप रिजाइन दे दीजिए, दूसरा आपको ज़बरदस्ती रिटायर किया जाए, और तीसरा आपकी सर्विस सही सलामत पूरी हो जाए तो उसके संबंधित नियम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिजाइन देकर के 83 में छोड़ेंगे। सर्कमस्टांसेज अंडर विच एन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में रिजाइन, आप रेजिग्नेशन देकर के सर्विस छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप नियम 83 याद रखें। अब आपको 2 तरह से रिटायर किया जा सकता है ज़बरदस्ती। एक हुआ 84 के तहत रिटायरमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ अनसुटेबिलिटी। अनसुटेबिलिटी मतलब अयोग्यता आपके अंदर आ गई तो उसके बाद आधार पर आपको सर्विस से निकाला जा सकता है। और 85 में क्या है, रिटायरमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल अनफिटनेस, अगर आप शारीरिक तौर से असक्षम हो गए, मानसिक तौर पे असक्षम हो गए तो आपको सर्विस से निकाला जाएगा। और इसके बाद है 86 में आपको रिटायरमेंट ऑन सुपरनुएशन, अगर आप पूरी सर्विस अच्छे से कर ले रहे हैं, 60 साल बाद आप रिटायर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट ऑन सुपरनुएशन। तो 83 से 86 याद रखिए आप, रिटायरमेंट से संबंधित, मतलब सर्विस छोड़ने से संबंधित। इसके बाद जो है आपको भर्ती तो कर लिया है, भर्ती करने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि आपको कहाँ ड्यूटी लगाया जाएगा। तो 87 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रूल 88 और 89 में दिया है। रूल 88 में असिस्टेंट कमांडेंट जो आते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और रूल 89 में जो है इनरोल्ड मेंबर फोर्स आएंगे जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में 2 गुट है, एक 81 के 1 में एसआईज डायरेक्ट जो आते हैं और 89 के 2 में जो है कांस्टेबल्स के बारे में बताया गया है। तो आपको मे भी इस तरह के चार्ट आप अभी तक नहीं देखे होंगे, और मैं आप लोगों के लिए इस तरह का चार्ट लेकर के आता हूँ। आपके लिए कुछ भी हो,
मुझे जैसा लगता है कि जो चीज़ें मुझे समझ में जैसे आ रही हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अपने वीडियोस के माध्यम से, जो कि आपके जनरल लाइफ में काम आता रहे। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग ट्रांसफर्स के बारे में। जो ट्रांसफ़र है उसके लिए नियम 90 जो है, रूल 90 में आपको जनरल ट्रांसफर्स के बारे में बताया गया है। इसमें 3 तरह के ट्रांसफर्स दिखाए गए हैं। एक तो आपको रूल 91 में बताया गया है, रूल 92 और रूल 93। रूल 91 में आपको इंटर जोनल ट्रांसफ़र, ठीक है, इंटर जोनल ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। तो 91 के 1 में आपको सुपीरियर ऑफिसर का इंटर जोनल ट्रांसफ़र, और 91 के 2 में इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में, उनका जो ट्रांसफ़र है उसके बारे में बताया गया है। वहीं 92 में आइएगा तो आपको पीरियोडिकल ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। 92 के क्लॉज 1 में जो है आपको सुपीरियर ऑफिसर, और 92 के 2 में इनरोल्ड मेंबर ऑफ दी फोर्स के बारे में बताया गया है कि उनका पीरियोडिकल ट्रांसफ़र कैसे होगा। और 93 में क्या है, इसी पीरियोडिकल ट्रांसफ़र का जो है क्या प्रिंसिपल होगा उसका अफेक्ट होने का। जैसे किसी को स्टे चाहिए 1 साल के लिए, तो कहाँ कहाँ स्टे लगेगा, किस किस कंडीशन में आपको दोबारा पोस्ट नहीं मिल सकता है, किस कंडीशन में आप कहाँ पर रह सकते हैं, इन सब का जो पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होता है उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। तो 90 से 93 तक आपको हो गया ट्रांसफ़र के बारे में, आप इसमें आसानी से याद कर लेंगे। इसके ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या हुआ, 87, 88, 89 का पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन में कि कैसे उनको कहाँ कहाँ पर लगाया जाएगा। अब हम लोग आते हैं सीनियरिटी कैसे निर्धारित होगा। तो रूल 94 में आपको सीनियरिटी के बारे में बताया गया है। सीनियरिटी इन इनिशियल ग्रेड, मतलब प्रारंभिक जो होगा उस समय पर इनिशियल ग्रेड पर जो है क्या सीनियरिटी होगा, कैसे उसका डिसाइड किया जाएगा। एंड रूल 95 में आपको सुपीरियर ऑफिसर के सीनियरिटी के बारे में बताया गया है। रूल 96 में आपको डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स जो है उनके सीनियरिटी के बारे में बताया गया है। और रूल 97 में आपको डिपार्टमेंटल जो प्रमोट होते हैं उनका सीनियरिटी कैसे निर्धारित किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। तो 94, 95, 96, सॉरी 94, 95, 96 और 97 ये आपको सीनियरिटी से दिख रहा है। इसके बाद भी सीनियरिटी से संबंधित है, वो है 98 और 99। 98 में आपको क्या दिया गया है, इंटर से सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड प्रमोटी। अगर डायरेक्ट रिक्रूट भी उसी समय आ रहे हैं और उसी समय किसी का प्रमोशन भी हो रहा है तो उनके सीनियरिटी का निर्धारण कैसे किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें सिंपल सा जनरल चीज़ हम बता दें कि मान लीजिए जिस डेट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ गया, डायरेक्ट रिक्रूटेड आ गए कांस्टेबल, और उसी समय डायरेक्ट रिक्रूटेड सब इंस्पेक्टर आ गए, और कोई प्रमोशन जो है वो सब इंस्पेक्टर बन रहा है, तो अगर दोनों का क्लैश हो रहा है डेट उसी में, तो ये किया जाएगा कि एक डायरेक्ट को रखा जाएगा, एक प्रमोटी फिर डायरेक्ट, फिर प्रमोटी फिर डायरेक्ट, ऐसे करके उनका सीनियरिटी जो है वो निर्धारित किया जाएगा। आगे आते हैं रूल 99 में। रूल 99 ही है डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी ऑन इंटर जोनल ट्रांसफ़र। अगर आप इंटर जोनल ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसके बाद आपके सीनियरिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसमें भी 99 में भी अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट क्या किया गया है, अमेंडमेंट का वीडियो आपके चैनल पर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने डाल रखा है। आप 99 को यहाँ पर सिंपली आप याद रखिए, 99 के 1 में इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको ट्रांसफ़र करती है तो उसके बारे में है। और 99 के 2 में आपको ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं या म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसके संबंध में बताया गया है। यहाँ पर सीनियरिटी पहले निर्धारित होता था, उसमें कुछ बदलाव किया गया है सीनियरिटी निर्धारण में, वो उस वीडियो में डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आप ये याद रखिए 99 के 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पर, और 99 के 2 में आपको ऑन रिक्वेस्ट पर दिया गया है या म्यूचुअल पर। और इसके बाद जो 102 है, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, अगर आपका सीनियरिटी में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसके अगेंस्ट आप असाइनमेंट ऑफ सीनियरिटी के रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो 90 से शुरू हुआ, हम लोग 94 से शुरू किए थे सीनियरिटी को और 102 तक लेके गए, जिसमें इंपॉर्टेंट रहा 94 में जनरल सीनियरिटी जो इनिशियल ग्रेड पर है, फिर 95 में सुपीरियर ऑफिसर, 96 में आपको मिल गया जो डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट है उनके बारे में, और 97 में आपको डिपार्टमेंटल प्रमोटीज़ के बारे में, 98 में डिपार्टमेंटल प्रमोटी और डायरेक्ट में अगर कोई क्लास होता है तो सीनियरिटी कैसे होगा, और 99 में आपको बताया गया कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पर जाते हैं इंटर जोनल ट्रांसफ़र तो क्या होगा, और ऑन रिक्वेस्ट जाते हैं तो क्या होगा, और अगर आपके सीनियरिटी में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप 102 के तहत रिप्रेजेंटेशन डालिए, आपकी उसकी सुनवाई की जाएगी। अब आते हैं छुट्टी के बारे में। छुट्टी में जो है 103 में दिया हुआ है क्वांटम ऑफ लीव के बारे में बताया गया कि लीव की मात्रा क्या होगी।
और फिर 104 में देखिए आपको जनरल कंडीशन गवर्निंग ग्रांट ऑफ लीव, किस किस कंडीशन में आपको लीव ग्रांट किया जाएगा, क्या उसका जनरल कंडीशन है। इसमें 2 क्लॉज आप याद रखिए, 104 के 5 में आपको लीव सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है और 104 के 6 में रिकॉल फ्रॉम लीव, अगर आप छुट्टी पर चले गए हैं और किसी प्रकार की आवश्यकता आपकी पड़ती है तो आपकी छुट्टी कैंसिल कर जाती है और आपको रिकॉल किया जाता है। इसके बाद 105 में आपको क्या दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ लीव, कि किस किस कंडीशन में लीव ग्रांट करने में क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, निषेध किया गया है। चलिए, तो ये हो गया आपको छुट्टी से संबंधित 105 तक। उसके बाद आते हैं आपका एपीआर। 107 में आपका एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में बताया गया है। वहीं 108 इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपके बारे में, क्या कुछ आप कुछ गलत किए हैं तो उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाता है। और 100 कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वाले के कंडीशन में क्या है, 108 के 1 में आपको कांस्टेबल एंड अंडर ऑफिसर के बारे में बताया गया है। 108 के 2 में आपको सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। 108 के 3 में आपको सुपीरियर ऑफिसर्स के इस बारे में लिखा गया है। और 108 के 4 में जो आपका रेटिंग होता है एपीआर में, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज, जो भी है, ये सारा चीज़ आपको 108 के 4 में इसके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से एपीआर 107 में और 108 में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। उससे पहले 105 रेस्ट्रिक्शन लीव, 104 में आपको किस कंडीशन में आपकी लीव की जो है कंडीशन गवर्न की जाएगी, और क्वांटम ऑफ लीव 103 में बताया गया है। इसके बाद आपके कुछ ग्रीवांसेज होते हैं, शिकायतें होती हैं, उसके बारे में उसका रिड्रेसल कैसे किया जाता है। तो 109 में आपके इंडिविजुअल ग्रीवांस अगर कुछ होते हैं, मान लीजिए आपका एमएससीपी नहीं लगा तो कैसे आप उसको लगवाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। और 110 में आप रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट रॉन्ग के बारे में, अगर आपके साथ कोई बुरा होता है या आप कुछ बुरा देखते हैं तो उसके बारे में आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने अधिकारी को, कमांडिंग अथॉरिटी को। उसके बाद आएंगे रूल 111, इसमें कलेक्टिव ग्रीवांसेस थ्रू डिपार्टमेंटल चैनल। अगर किसी का कलेक्टिव ग्रीवांसेस है, मान लीजिए किसी बैच का ही एक एमएससीपी या इंक्रीमेंट नहीं लगा है या उसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये कलेक्टिव ग्रीवांस हो गया। इसके लिए आप क्या है, कलेक्टिव रूप से जो है आप उसमें लगेंगे। वहीं 113 क्या है, थ्रू आउटसाइड इन्फ्लुएंस करके अगर आप अपने ग्रीवांस को करते हैं, या तो कोर्ट केस करते हैं या फिर किसी से पैरवी लगाते हैं, तो उन सब चीज़ों के थ्रू जो है, ये हो गया रूल 113 में इसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आपका ग्रीवांसेस का भी रेस्ट्रिक्शन मैंने रिड्रेसल करा दिया। अब क्या है, एक बल सदस्य होने के नाते हमारे मौलिक अधिकार पर कुछ नियंत्रण किए गए। अगर उन मौलिक अधिकारों का नियंत्रण ना किया जाए तो हम क्या है, अपनी ड्यूटी को जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और ड्यूटी में पार्शियलिटी आ जाएगी। इसलिए उनका हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोका गया है। उसमें क्या है, रूल 115 में है, ग्रांट ऑफ सेक्शन अंडर 15A। ये अंडर 15A क्या है, ये आरपीएफ एक्ट का अंडर 15A है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आरपीएफ एक्ट की धारा 15A क्या कुछ बताता है। वहीं 116 में आपको दिया है पॉलिटिकल एंड नॉन मिलिट्री एक्टिविटीज़। आपको पॉलिटिकल और नॉन मिलिट्री एक्टिविटीज़ में आपको भाग नहीं लेना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको 116 में बताया गया है। अब आते हैं आगे, यूनिफॉर्म जो हम पहनते हैं उससे संबंधित कुछ नियम है यूनिफॉर्म इक्विपमेंट में। तो रूल 121 में आपको दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जनरल इंस्ट्रक्शंस कैसा होगा, यूनिफॉर्म किस तरीके से होगा। रूल 122 में आपको यूनिफॉर्म एंड प्लेन क्लॉथ्स के बारे में बताया गया है कि आप यूनिफॉर्म का आपका क्या नाप होगा, प्लेन क्लॉथ आप कब किस कंडीशन में क्या पहनेंगे। वहीं 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 123 में यूनिफॉर्म व्हेन टू बी वॉर्न, जब यूनिफॉर्म कब पहना हुआ जाना जाएगा। तो जब आप यूनिफॉर्म पहने रहेंगे तो 123 का 2 कहता है कि ना तो आप स्मोक करेंगे ना ही आप पान चबाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोड ऑफ बिहेवियर आपके ऊपर लग सकता है। ठीक है, 123 के 3 में आपको नेम प्लेट के बारे में बताया गया। नेम प्लेट में मैक्सिमम कितना लेटर हो सकता है, 14 लेटर हो सकता है। 14 अल्फ़ाबेट का ही है, नॉट लेटर, अल्फ़ाबेट का ही है। जैसे ABCD 26 अल्फ़ाबेट है, तो ऐसे करके 14 अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए। जैसे मेरा नाम अगर देखें नेम प्लेट में तो वो 14 अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। आइए 123 के 4 में नो ऑर्नामेंट्स और एम्बलम या साइन, आप इसको नहीं पहनेंगे। क्यों इस तरह से वर्जित क्यों किया गया है? वर्जित इसलिए किया गया है क्योंकि आप यूनिफॉर्म पर्सनल है, आपको किसी भी प्रकार का आइडेंटिफाई नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि आप सबसे अलग होते हैं, सिविलियन से अलग होते हैं, उस प्रकार की ड्यूटी करते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए इनको बंदिश किया गया। वहीं 123 के 5 में आइए तो आपको घड़ी, चैन और फाउंटेन पेन्स वगैरह रखने से मना किया गया है। और 123 के 6 में जब तक आप स्पेशल ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको छोड़ करके आपको
आपको सनग्लासेस का उपयोग भी नहीं करना है। अब आते हैं 124 में, जहाँ पर ग्रोथ एंड ड्रेसिंग ऑफ हेयर के बारे में कि आप कटिंग हेयर कैसा रखेंगे। तो 124 के 1 में नॉन सिख पर्सनल के बारे में बताया गया कि जो सिख नहीं है वो कैसा हेयर रखेंगे। 124 के 2 में जो सिख है वो कैसे रखेंगे, पगड़ी बांधेंगे, बड़ा बाल रख सकते हैं, कंघा रख सकते हैं, उनके लिए आप उनके लिए जो है मेंटेनेंस के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं। वहीं 124 के 3 में आपको क्या लिखा है कि अगर लड़कियां हैं तो वेल ड्रेस्ड रहेंगी, वुमेन एम्प्लॉय, और किसी भी डार्क प्रकार की नेल पॉलिश का प्रयोग नहीं करेंगे। 124 के 3 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया ड्रेसिंग सेंस के बारे में 121, 22, 23, 24 में। अब हम आते हैं डिसिप्लिन एंड कंडक्ट, जहाँ से सवाल श्योर एंड सर्टेन वाले हैं, वो है हिस्सा। डिसिप्लिन में क्या है, सबसे पहला दिया है रूल 133 में आपको सस्पेंशन के बारे में बताया गया कि सस्पेंशन क्या है। तो शेड्यूल 3 में जब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किसको सस्पेंड कर सकता है, किस किस कंडीशन में कर सकता है, यही रूल 133 में ही पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक एएससी जो है विशेष परिस्थिति में एक सब इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन जनरली करता नहीं है विशेष परिस्थिति में। तो 133 निलंबन के बारे में बताया गया है। वहीं 134 में क्या बताया गया, एनी ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर और एन इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, कि किस किस कंडीशन में उसको सस्पेंशन के अंदर में रखा जा सकता है। मान लीजिए उसके तहत कोई डीआर इंक्वायरी पेंडिंग है, सस्पेंड रखा जाएगा, आपको क्या है सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद डीआर इंक्वायरी चलेगी और इंक्वायरी होने के बाद जब भी उसका तो फिर उसके सस्पेंशन को रिवोक किया जाता है। इसके बाद आइए आपको देखते हैं कि रूल 134 हो गया। रूल 140 इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आप अगर जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है शैल बी रिकॉर्डेड इन द कैरेक्टर रोल, आपका जो सर्विस बुक है उसमें आपको उसको इंटर किया जाता है। ये रूल 140 बताता है आपको किस चीज़ में सस्पेंशंस के बारे में आपके रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं 143 बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। आप ये बताइए कि ये वाला सेक्शन जो है आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा से जुड़ता है, कि आरपीएफ एक्ट की एक धारा में लिखा हुआ है क्या कि सस्पेंशन के दौरान बल सदस्य के उत्तरदायित्व, तो वो रूल 143 के आरपीएफ एक्ट की किस धारा से जाकर के जुड़ता है उसके बारे में आप बताइएगा कमेंट करके। तो इस तरीके से रूल 143 हम लोगों ने देखा। इसके बाद आइए रूल 146 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्लॉजेज आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि जब भी कोई चार्जशीट इशू होता है तो इसके क्लॉजेज के बारे में ज़रूर जिक्र होता है। कोड ऑफ बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स, बल सदस्य के आचार संहिता, इसमें 146 का 2, अगर आप नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी करते हैं, अगर कोई लिख गया आपको सुपीरियर ऑफिसर, अंडर ऑफिसर जो भी लिख दिया कि भाई ये नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी है, तो वो 146 का 2 हो गया। 146 के 3 में आपको डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, अगर आपको कोई विधिपूर्ण आदेश दिया गया है उस आदेश को आप नहीं मानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स। उसके बाद 146 के 4 में आपको डिस्क्रेडिटेबल कंडक्ट, मतलब ऐसा कोई कंडक्ट करते हैं जिससे बल का छवि धूमिल होता है तो उसके कंडीशन में आपको पनिशमेंट्स हो सकता है। तो डिस्क्रेडिटेबल कंडक्ट आपको वो 146 के 4 में। 146 के 5 में आपको मिसकंडक्ट टुवार्ड अ मेंबर ऑफ द फोर्स, अगर आप मेंबर ऑफ द फोर्स के विरुद्ध जो है आप मिसकंडक्ट करते हैं, किसी प्रकार का गलत व्यवहार करते हैं, तो उसमें 146 के 5 में बताया गया है। वहीं 146 के 6 में बताया गया है आपको किसके बारे में, तो फॉल्सहुड और फैब्रिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आप किसी प्रकार का झूठा आरोप लगाते हैं, कोई भी चीज़ झूठ बनाते हैं, तो उसके बारे में 146 के 6 में है। 146 के 7 में करप्ट और इम्प्रॉपर प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। करप्ट और इम्प्रॉपर प्रैक्टिस का अगर यूज होता है तो उसमें 146 का 7 लगाता है। एंड 146 के 8 में आपको एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अगर आप किसी को गाली देते हैं या किसी प्रकार का बुरा व्यवहार करते हैं तो आपको इसी के तहत पनिशमेंट्स किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आधे रूल को पढ़ लिया है, 146 तक रूल तक हम लोगों ने देखा जो भी इम्पॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे और आपको यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लग रहा होगा। और ये रिवीजन सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। वीडियो में मेहनत अच्छी लगी तो एक और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह मेहनत मेरी कैसे लगी। और आपके लिए यह वीडियो अगर लाभदायक रहा तो ज़रूर दूसरे को शेयर करिएगा ताकि उसके लिए भी वह लाभदायक साबित हो। कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।